सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हम हिंदी व्याकरण सागर से अध्याय 2 वर्ण विचार में हम शुरुआत कर रहे हैं। पेज नंबर 13 से संयुक्त व्यंजन। प्रिय छात्रों, संयुक्त व्यंजन से पहले हमने इस पाठ की शुरुआत में सबसे पहले वर्ण के बारे में समझा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। फिर हमने हिंदी की वर्णमाला को समझा। फिर वर्णमाला की यहाँ परिभाषा हमने समझी। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर वर्णों के भेद के बारे में जाना है, जैसे स्वर और व्यंजन। फिर हमने स्वर की परिभाषा को समझा। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल इनकी संख्या 11 होती है और ए आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। इसके साथ हमने पेज नंबर 11 पर स्वरों के भेदों को समझा, जिसमें हमने 3 भेद पढ़े हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वे हैं जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये 4 होते हैं: ए ई उ और री। फिर इसी के साथ हमने दीर्घ स्वर समझा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं: आ ई उ ए ऐ ओ औ। फिर हमने प्लुत स्वर को जाना। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। फिर हमने वर्णमाला के अयोगवाह्य ध्वनियों को समझा। अयोगवाह्य 3 होते हैं, जिसमें सबसे पहला अनुस्वार है। अनुस्वार जो है अंग को कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है, जिसका चिन्ह एक बिंदी होती है। यह व्यंजन के ऊपर बिंदु के रूप में लगता है, जैसे शंख, पंखा, झंडा ऐसे। और दूसरा जो अयोगवाह्य ध्वनि है वो है अनुनासिक, जिसे हम चंद्र बिंदु के नाम से भी जानते हैं। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से एक साथ होता है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह आप ध्यान रखेंगे। और यह भी व्यंजन के ऊपर लगता है। इसके उदाहरण आँख, चांद, पाँव आदि होते हैं। तीसरा जो अयोगवाह्य ध्वनि है उसका नाम विसर्ग है। विसर्ग अह खाली जो होता है, इसका उच्चारण आधे है के समान होता है। इसका चिन्ह विसर्ग है और यह व्यंजन के बाद में या बीच में लगता है। इसके उदाहरण हमारी पुस्तक में दुख, प्रातः, अतः, शनैः आदि जो है आते हैं। इन तीनों में से अंग और अह वर्णों के स्वर समूह को स्वर समूह में शामिल कर लिया गया है। फिर हमने मात्राओं के बारे में समझा, यानी स्वर व्यंजनों से मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है और स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। अब इसकी परिभाषा हमने समझी। स्वरों को लिखने के लिए बनाए गए चिन्हों को मात्रा कहते हैं। फिर हमने सभी मात्राओं का ज्ञान किया। आ की मात्रा, ई की, उ की, री की, ए की, ऐ की, ओ की और औ औरत की मात्रा हमने समझी। फिर इसके साथ हमने नंबर 2 पर पेज नंबर 12 पर दिया हुए व्यंजन क्या हैं? जिन वर्णों को बोलने में ए स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 33 यानी 33 होती है। और ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग और अंत्यस्थ और अंत में ऊष्म, इस तरह इनका विभाजन किया गया है। प्रिय छात्रों, यदि तुम इस क्लास में दी हुई वर्णमाला के ज्ञान को समझते हैं तो अगली क्लास में आपको वर्णमाला से संबंधित और व्याकरण से संबंधित जो भी बिंदु टॉपिक्स आएंगे उन्हें समझने में बड़ी आसानी रहेगी। आइए अब हम जुड़ते हैं आज के टॉपिक से। पेज नंबर 13 पर दिया हुआ सबसे ऊपर आप देख रहे हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है जॉइंट कंसोनेंट, यानी 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। प्रिय छात्रों समझो, 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो देखिए, क प्लस स बराबर 6, ये आप देख रहे हैं ना, श। क स से स बनता है और इसके उदाहरण हैं कक्षा और रक्षक। त प्लस र से बनने वाला है त्र, ये भी वर्णमाला में शामिल होते हैं। आप अंत में बोलते हैं ना, छत्र, ज्ञानी और ये श्रेय, ये 4 हैं।
तय और रे से मिलता है त्र और इससे बनने वाले शब्द हैं सत्र और छत्र। जय और न के मेल से बनता है ज्ञ, इससे बनने वाले शब्द हैं ज्ञानी और ज्ञात। और से और रे से बनकर बनता है श्रेय, श्रेय से बनने वाले शब्द हैं श्रम और श्रोता। प्रिय छात्रों, ये हमारी हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, इनको आप याद रखेंगे। क्या है? श, छ, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, श, त्र, ज्ञ, श्र ये संयुक्त हैं क्योंकि इनका जो निर्माण होता है वो 2 व्यंजनों के मेल से होता है। याद रखना है आपको। 4 संयुक्त व्यंजन हैं। क और से के मेल से श बनता है और से और त्र के मेल से त्र बनता है। ज और न के मेल से ज्ञ बनता है। स प्लस त्र के मेल से श्रेय बनता है। ये आपने संयुक्त व्यंजन सीखे हैं। इसी के साथ द्वित्व व्यंजन, द्वित्व का अर्थ होता है 2 समान व्यंजनों के मेल से बना व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाता है, यानी वही व्यंजन 2 बार प्रयुक्त होता है। सेम 2 समान व्यंजनों के मेल से बना व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाता है। इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, जैसे क आधा प्लस क पूरा बराबर क, यानी पहला आधा दूसरा पूरा क है ना। ये द्वित्व व्यंजन है, यानी यहाँ एक ही व्यंजन एक बार आधा एक बार पूरा लिखा जाता है। जैसे इससे बनने वाला शब्द है धक्का, त मिल करके बनता तत्। तो हाँ, इससे बनने वाला शब्द है गत्ता। आधा च और पूरा च के मेल से बनता चच। चच से बनने वाले शब्द हैं कच्चा। बै प्लस बै के योग से बनता बब, यानी गुब्बारा। ठीक है, यहाँ एक ही व्यंजन 2 बार होता है और पहले आधा और दूसरा पूरा रूप लिखा जाता है। तो ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजनों के भेद हैं। और इससे नीचे हम देख रहे हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर कौन से हैं? 2 अलग अलग व्यंजनों के एक साथ मिलने से। अब यहाँ अलग अलग व्यंजन एक साथ हो रहे हैं। पहले एक ही व्यंजन 2 बार हो रहा था, यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि अलग अलग व्यंजन है और एक साथ मिल रहे हैं, तो इनको संयुक्त अक्षर कहते हैं। इनमें भी पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। जैसे न और ध को मिलाया तो नंद यानी कंधा, आधा न प्लस धा कंधा। क ये से क्या, जैसे क्यारी। द ये से द्य विद्यालय। छ से चछ अच्छा। इस तरह आप देख रहे हैं ये संयुक्त अक्षर हैं और दोनों ही अलग अलग हैं। अलग अलग व्यंजनों के एक साथ मिलने से बने व्यंजन को संयुक्त अक्षर कहते हैं। इस तरह प्रिय छात्रों, व्यंजनों में आपने सबसे पहला भेद जो समझा है वो है संयुक्त व्यंजन, और उसी के साथ दूसरा है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में जो है समान व्यंजन आता है और संयुक्त अक्षर में असमान यानी अलग अलग व्यंजन मिलने से प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं नंबर 3 पर आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ का मतलब जो आई हुई हैं, कहीं से आई हुई हैं, मतलब जो अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से हिंदी में आई ध्वनियों को आगत ध्वनियाँ कहते हैं। ये ध्यान रखना है हमको, क्योंकि हमारी हिंदी सर्वग्राह्य भाषा है, इसमें सभी भाषाओं के शब्द मिलते हैं। तो जैसे हमारी भाषा हिंदी है, ऐसे ही विश्व भर में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, जिनमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाएं हैं और उन भाषाओं के शब्द हिंदी में आ गए हैं। देखिए, जैसे ये हिंदी में नहीं है, ये विदेशी भाषा का मतलब ये अंग्रेजी से आई हुई ध्वनि है तो इससे बनने वाला शब्द है हॉल, फ्रॉक आदि। फिर क के साथ नीचे जो बिंदी लगी हुई है, इससे बनने वाले शब्द हैं करीब, फ़कीर। ये अरबी भाषा से आया हुआ शब्द है। ये चारों अरबी फारसी के क, ख, ज, फ। तो ये उच्चारण के साथ ध्यान रखने पड़ते हैं। जैसे क का प्रयोग करीब, फ़कीर आदि में होता है। ख का खतरा, खत आदि में होता है। सब्जी में आप देख रहे हैं, सब्जी में जय के साथ बिंदी है। नज़दीक में बिंदी है। फ में फ़र्श, नफ़रत। मतलब ये जो बिंदी का सिस्टम है ये विदेशी भाषाओं में चलता है और इसका प्रयोग भी हिंदी में होने लग गया है। काफ़ी जगह पर हम पुस्तकों में देखते हैं तो इन क, ख, ग, झ, भ ये मतलब 4 वर्ण हैं जो विदेशी भाषाओं के हैं। ये ध्वनियाँ जो हिंदी में शामिल हैं, इनको आप याद रखेंगे। इन्हें हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत ध्वनियाँ। तो इस पेज पर आपने सबसे पहले संयुक्त व्यंजन के बारे में समझा, यानी 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। और
द्वित्व व्यंजन वे हैं जो दो समान व्यंजनों के मेल से बना व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाता है। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, यानी वो आधा होता है, और दूसरी बार जो लिखा जाएगा वो पूरा होता है। संयुक्त अक्षर वे होते हैं जो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इसके उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं, आप घर में रह करके इनका अध्ययन कर सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं। फिर आगत ध्वनियाँ वे हैं जो हमारी हिंदी भाषा में अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से आई हुई ध्वनियाँ हैं, और ये भी हमारी 5 मानी गई हैं। आइए अब हम देखते हैं पेज नंबर 14 पर दी हुई जानकारी। यहाँ पर हम देख रहे हैं रे का रैफ तथा पदेन प्रयोग, यानी रैफ का मतलब ऊपर और पदेन का मतलब नीचे। आप जानते हैं रे जो वर्ण है उसको हम कई प्रकार से लिखते हैं शब्दों में। तो सबसे पहला रे के स्वर रहित होने पर वह अपने से आगे व्यंजन के ऊपर रूप में लगता है, यानी ऊपर लगता है। कब लगता है? स्वर रहित होने पर, यानी रे के स्वर रहित होने पर वह अपने से आगे वाले व्यंजन के ऊपर लगता है। जैसे गर्व, तो वह के ऊपर लगा हुआ है और लेकिन बोलेगा ग और वह के बीच में, यानी जो रे ऊपर लगता है, जिस व्यंजन में लगता है उससे पहले बोला जाएगा। शुद्ध पढ़ने का ज्ञान आप यहाँ कर रहे हैं। जैसे गर्व, गर्व, कई बच्चे करते हैं कि वह के बाद में लगा हुआ है इसलिए इसको वह के बाद बोलें, ये गलत है, क्योंकि ऊपर लगा हुआ रेफ जो है रे, वो जिस व्यंजन में लगता है, जिस वर्ण में लगता है उससे पहले बोलते हैं उसको। आप अगले उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे पर्वत, तो पर्वत, तो ऊपर रे लगा हुआ है, वो वे के साथ है और वैसे पहले ही बोला जाएगा। जैसे अगला उदाहरण हम देख रहे हैं वर्षा, तो वे के बाद तुरंत रे और सा, वर्षा, मतलब ये स्वर रहित है, इसको जल्दी बोलते हैं, अधिक समय नहीं लगता है, कम से कम समय में हम बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक बार बोल के देखेंगे, गर्व, पर्वत, वर्षा आदि। अब नंबर 2 पर दिए हुए रे की जानकारी में है कि रे के किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आने पर उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ पदेन रूप में लिखा जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, हम शब्दों में देखते हैं कि नीचे लगता है रे, एक आड़ी लाइन के रूप में, पदेन मतलब पैर में, और ऊपर वाला जो रे था वो सिर पर लगता है व्यंजन के, और ये नीचे पैर में लगता है, इसलिए इसको पदेन कहते हैं, ये पदेन है। तो जैसे आप देख रहे हैं चक्र, चक्र, तो कै में रे लगा हुआ है और ये कै के बाद बोलेगा, नीचे वाला रे बाद में बोलता है, ऊपर वाला रे जिस व्यंजन में जुड़ता है उससे पहले बोलता है। बस ये ध्यान रखने की बात है। चक्र, ब्रह्म, ब्रह्म, अब देखो भय के बाद बोलता है, भ्र, र बीच में आ जाए ना, ब्रह्म, है ना। तो जिस व्यंजन में लगता है उस व्यंजन के बाद बोला जाता है। पदेन का मतलब जो पैरों में लगता है, इसका मतलब नीचे लगता है। तीसरे नंबर पर रे का रूप देख सकते हैं आप। रे के ऐसे किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आने पर जिसमें खड़ी पाई ना हो, वह व्यंजन के नीचे पदेन रूप में लिखा जाता है। मतलब ऐसा व्यंजन जिसमें स्वर नहीं हो और उसमें खड़ी पाई भी नहीं हो, मतलब वो नीचे से गोल होना चाहिए। मतलब ध्यान रखना है, जिस व्यंजन में नीचे गोल होता है भाग उसका, उसमें इस तरह से ये रे का रूप लगाया जाता है। इसे भी हम पदेन कह सकते हैं। तो आप देखते हैं ड्रम, तो डे डमरू जो है नीचे से गोल है, ड्रम देख लो बना करके, डे नीचे से गोल है ना, तो इसमें लगने वाला रे है वो इस तरह से लगेगा। ट्रक, ठीक है। राष्ट्र, तो ये तीनों उदाहरण रे के स्वर रहित व्यंजन के बाद आए हुए हैं, और ये बिना पाई वाले, पाई कहते हैं खड़ी लाइन से बनने वाला, तो खड़ी लाइन इन वर्णों में नहीं है। अब तो गोल है ये नीचे से, तो गोलों के साथ तो इस तरह का रे लगता है। तो प्रिय छात्रों, आप रे में ये जो भेद है इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ 3 रूप रे के दिए हुए हैं। पहला रूप तो है ऊपर वाला रे, जो जिस व्यंजन में जुड़ता है उससे पहले बोला जाएगा, जैसे गर्व, पर्वत और वर्षा। और दूसरा वाला जो रे है वो खड़ी पाई के साथ नीचे आड़ी लाइन के रूप में लिखा जाता है, जिसे पदेन रे कहते हैं, और ये जिस व्यंजन में जुड़ता है उससे बाद में इसकी ध्वनि आती है, जैसे चक्र, ब्रह्म। तीसरे नंबर पर जो है ये है रे का वह रूप है जो नीचे से गोल लेटर होते हैं, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है, खड़ी पाई नहीं होती। इस तरह से छात्रों ये रे के आपने 3 रूप समझे हैं। फिर हम देख रहे हैं इसी चैप्टर में डे 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 का प्रयोग। देखिए डे और डे, यानी इनमें नीचे बिंदी लगी हुई है,
ये हिंदी वर्णमाला में अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा कंसोनेंट माने जाते हैं। ये कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं आते, मतलब इनसे कोई शब्द स्टार्ट नहीं होता। अब तो ये बीच में आते हैं जैसे, या अंत में आते हैं जैसे कपड़ा, कपड़ा यानी अंत में लग रहा है ड, तो ड के साथ बिंदी लगेगी। कढ़ाई तो ढ, ये भी अंत में लगा हुआ, बीच में लगा हुआ है, इसलिए इसके बीच में बिंदी, नीचे बिंदी आप देख रहे हैं। तो डे डे जो है ये अतिरिक्त व्यंजन है और ये कभी शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं। शब्दों को पढ़िए और अंतर समझिए। जैसे आप देख रहे हैं, उदाहरण समझ लें। पहले दो उदाहरणों में डे से बनने वाले शब्द हैं डमरू, डलिया। तो डमरू में डे सबसे पहले आया है, इसलिए इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी। डलिया में डे पहले आया है, इसलिए बिंदी नहीं आएगी। आगे आप देख रहे हैं डे जो बीच में आया है, तो बीच में आने पर इसमें बिंदी लगाई जाती है। सड़क, लड़की। अब ढे का उदाहरण आप देख सकते हैं। ढे से देखो, ढे यहाँ प्रारंभ में यानी आरंभ में ही आ रहा है। ढक्कन, ढकना, तो यहाँ डे के नीचे बिंदी नहीं होगी। और दूसरे उदाहरण से आप देख रहे हैं कि डे के साथ बिंदी है, क्योंकि पढ़ाई, चढ़ाई, यहाँ ढे ढक्कन जो है वो बीच में आया है, इसलिए ढे के साथ यहाँ बिंदी का प्रयोग हुआ है। तो प्रिय छात्रों, डे डे के प्रयोग का ज्ञान आप समझें और करने का अभ्यास करें। याद रखें, डे अगर शुरुआत में किसी शब्द में आता है तो उसके नीचे बिंदी नहीं होगी, ना ढे के पास होगी। बीच में और अंत में अगर किसी शब्द में प्रयोग होते हैं तो उनके अंत में बिंदी लगाई जाती है। ये हमारी हिंदी की अतिरिक्त ध्वनियाँ हैं। वर्ण विच्छेद के बारे में जानकारी करते हैं। ये वर्ण विच्छेद आपने पहले भी समझा है। वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। और वर्ण विच्छेद, हाँ, आप पहले से भी जानते हैं किस तरह से हम शब्द को अलग अलग रूप में वर्णों को लिखते हैं, उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। आइए पेज नंबर 15 पर दी हुई जानकारी का ज्ञान हम जो है करेंगे अगले क्लास में। तो आज आपका जो कार्य है, घर में रह कर के आप अपनी पाठ्य पुस्तक से या हमारी इस क्लास में दिए हुए आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। यहाँ सबसे पहले व्यंजनों में संयुक्त व्यंजन है, फिर द्वैत व्यंजन है, फिर संयुक्त अक्षर हैं, फिर आगत ध्वनियाँ हैं, और फिर रे का प्रयोग है, और अंत में डे ढे का प्रयोग है। फिर वर्ण विच्छेद की यहाँ परिभाषा दी गई है। इन सब का अभ्यास आप कर सकते हैं और इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे संबंधित जानकारियाँ अगर आप सीख जाते हैं तो शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, यह आपको आसानी से समझ आ सकेगा। आज इतना ही, और मैं आपको होमवर्क के रूप में आपके असाइनमेंट होमवर्क में कुछ प्रश्न डालता हूँ वर्कशीट के रूप में, जो आप हल करके मुझे भेजेंगे। धन्यवाद।